Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on MCQ type of questions of economics. हमने फर्स्ट सीरीज़ देख ली है जिसमें 40 क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया है और उसके आंसर्स भी देखे हैं हमने। ये सेकेंड सीरीज़ है जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ कई अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में और कई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है। वो सारी सीरीज़ मेरी चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारी सीरीज़ को पढ़ें। तो चलिए हम बिगिन करते हैं हमारी सेकेंड सीरीज़ के साथ इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मोनोपोली द सप्लाई कर्व इज एब्सेंट बिकॉज देर इज नो एंट्री फॉर अदर्स, द मोनोपोलिस्ट ऑलवेज मेक्स प्रॉफिट, equilibrium involves marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is less than प्राइस, द मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स द सप्लाई। अब मोनोपोली में सप्लाई कर्व एब्सेंट होता है क्योंकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम जब होता है तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस हो जाती है प्राइसेस से। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट्स असिस्टेड with the development of indifference curve analysis are Hicks and Robbins, Hicks and Allen, Marshall and Hicks, Hicks and Walras। अब जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसका डेवलपमेंट जो किया था वो कौन से इकोनॉमिस्ट्स ने किया था? तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो डेवलपमेंट है वो किया था मार्शल एंड हिक्स ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट सप्लाई कर्व for a commodity is negatively sloped, we have a case of the stable equilibrium, partial equilibrium, the general equilibrium, none of the above unless additional information is given। अब मार्केट में जो सप्लाई कर्व होता है कमोडिटी का, अगर वो निगेटिवली स्लोप करता हो तो उसका रीज़न क्या होगा? तो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड नहीं की गई है तो इसके बारे में हम अभी कुछ बता नहीं सकते। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर विथ क्लोथ सब्सटीट्यूट्स, व्हेन देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर विदाउट एनी क्लोथ सब्सटीट्यूट, व्हेन देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर, व्हेन अ फ्यू प्रोड्यूसर्स कंट्रोल द इंडस्ट्री। अब मोनोपोली इनमें से कौन सी केस में होती है? तो मोनोपोली वहाँ पर होती है जहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर होता है और वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है उसके कोई भी क्लोथ सब्सटीट्यूट भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्क्स टू एनकरेज अ कंज्यूमर to purchase more of a product when the price of that good is falling because other products are now less expensive than before, the consumer's real income has decreased, the product is now relatively less expensive than before, the consumer's real income has increased। अब जो सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट होता है उसमें हमारे कंज्यूमर की जो परचेसिंग होती है उस परचेसिंग को, प्रोडक्ट की परचेसिंग को हम इनकरेज करते हैं इवन इफ़ जो प्राइसेस होती है हमारी गुड्स की वो फॉल डाउन होती है तभी भी। तो ये कब होता है? तो जब भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव हो जाता है पहले से, तो तब ये पॉसिबल होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Next question. Gauss's second law states that the consumers consume only when price of x divided by price of y is equal to marginal utility. When the income increases, the money value or real income will decrease. Once a person had spent his entire income, he would have maximized his total pleasure from it only if the satisfaction gained from the last atom of each commodity bought was the same. None of the above. अब जो गॉसन ने सेकेंड लॉ दिया था, उस सेकेंड लॉ में क्या दिया था? तो उसमें ऐसा है कि जो इनकम सोर्स होता है पर्सन का, वो इनकम सोर्स जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो स्पेंड नहीं कर देता, तब तक वो मैक्सिमाइजेशन नहीं करता उसकी प्लेजर का। तो इनकम जब भी स्पेंड हो जाएगी कंप्लीटली, तो उसको जो प्लेजर मिलेगा वो मैक्सिमाइज होगा। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको, वो सेटिस्फैक्शन मेजर किया जाएगा उसकी कमोडिटी, जो लास्ट बाय की गई कमोडिटी है, उस लास्ट बाय की गई कमोडिटी से भी उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन सेम लेवल का होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Marginal economics cannot be used to identify microeconomic consequences of managerial behavior. How macroeconomic forces affect the organization, goals of the organization, ways to efficiently achieve the organizational goals. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इनमें से किस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट. वन इक्वेट्स प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, द अदर वन इक्वेट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द सेम पर्पज. दे आर मोनोपोलिस्ट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटर, ओलिगोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटर, परफेक्ट कॉम्पिटिटर एंड डिओपोलिस्ट. अब जहाँ पर एक इक्वेट करता है प्राइसेस को और मार्जिनल कॉस्ट को और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, और दूसरी स्टेट में एक इक्वेट करता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को सेम पर्पज से, तो पहले केस में मोनोपोलिस्ट होता है जो मार्जिनल कॉस्ट को और प्राइसेस को इक्वेट करता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, और दूसरा जो केस है परफेक्ट कॉम्पिटिटर का, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट किया जाता है सेम पर्पज से, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज, external diseconomies and internal economies, optimum factor combination. अब जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज के टर्म्स में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन क्वालिटी सप्लाइड, अ डिक्रीज इन सप्लाई, एन इंक्रीज इन सप्लाई, नन ऑफ द अबाउ. अब सप्लाई कर्व में अगर राइटवर्ड शिफ्ट आ जाता है तो इंडिकेट करता है सप्लाई की इंक्रीज को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ट्रस्ट, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग बोर्ड, कार्टेल. ओपेक एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो पहचाना जाता है कार्टेल के नाम से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट, एवरेज यूटिलिटी इज द हाईएस्ट. अब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन ऑलवेज इन वेरिएबल कॉस्ट, समटाइम्स इन फिक्स्ड कॉस्ट, समटाइम्स इन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट नेवर इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट. अब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो कौन सी कॉस्ट में इंक्लूड की गई जाती है? तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स
in CES production function decreases continuously, increases continuously, remains constant, none of these. अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है 2 पॉइंट्स में CES प्रोडक्शन फंक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a perfectly competitive industry becomes a monopoly with the same cost condition. It will now sell a larger output at a higher price, a larger output at the old price, an unchanged output at a higher price, a reduced output at a higher price. तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वो मोनोपोली बन जाती है सेम कॉस्ट कंडीशन में और वो सेल करती है रिड्यूस्ड आउटपुट हायर प्राइसेस पे. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन इंडिफरेंस मैप इफ द इनकम कंजम्पशन कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट it shows that both X and Y are superior goods, Y is an inferior good, X is an inferior good, both X and Y are inferior goods. अब जो इंडिफरेंस मैप है उसके ऊपर अगर इनकम कंजम्पशन कर्व का स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है और राइट में आ जाता है तो ये क्या इम्प्लाई करता है? तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि Y जो है वो इन्फीरियर गुड है. So option B is the correct answer. Next question, an entrepreneur will stay in business in the long run as long as he meets variable cost of production, fixed cost of production, all costs of production, none of these. Entrepreneur उसकी बिजनेस में तब तक रहेगा जब तक वो उसकी कॉस्ट को इम्प्लाई नहीं करता, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीट करना या फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीट करना या ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीट करना ये एंटरप्रेन्योर का गोल नहीं है. सो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बायलैटरल मोनोपोली द प्राइस इज हायर इफ द मोनोपोलिस्ट हैज़ हिज वे, द मोनोपोलिस्ट हैज़ हिज वे, द मोनोपोलिस्ट एक्ट एज एन कॉम्पिटिटर, the monopolist sells his own product in a monopoly market. अब जो बायलैटरल मोनोपोली होती है उसमें प्राइसेस हाई होते हैं क्योंकि मोनोपोलिस्ट को उसका वे होता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि उसकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए, वो हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, वॉटेवर प्राइसेस पे कंप्लीट कमांड उस मोनोपोलिस्ट का होता है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a perfectly competitive firm will always expand output as long as rising marginal cost is less than the average cost, rising marginal cost is less than the marginal revenue, rising marginal cost is less than price, none of the above. अब जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो हमेशा अपनी आउटपुट को एक्सपांड करेंगी. कब तक? तो इनमें से एक भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो none of the above is the correct statement, correct answer. Next question, expanding output till the rising marginal cost is less than price is the nature of perfectly competitive industry, perfectly competitive market, perfectly competitive firm, imperfectly competitive market. अब जब भी मार्जिनल कॉस्ट राइज होती है तब तक अगर हम आउटपुट को एक्सपांड कर दें और प्राइसेस को लेस दैन कर दें तो ये वाला नेचर कहाँ देखने मिलता है? तो ये देखते हैं हम इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मोनोपोलिस्ट इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ही मे और मे नॉट बी इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम he will also be in short run equilibrium. Short run equilibrium he will also be in long run equilibrium. None of the above. अब मोनोपोलिस्ट जो है वो मोनोपोलिस्ट अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में है तो वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, convex to the origin, concave to the origin, a horizontal straight line.
अब इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा से कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन को, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेन द सेम व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस his equilibrium point moves to a higher indifference curve, moves to the left hand side on the same indifference curve, remains unchanged on the same indifference curve, a lower indifference curve। अब जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव हो जाता है इंडिफरेंस कर्व में और हायर हो जाता है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द प्राइस इज स्टैट्यूटरीली फिक्स्ड एंड इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मोनोपोली प्रॉफिट्स विल बी एट सेम लेवल, डिक्रीज्ड, eliminated, increased। अगर प्राइसेस स्टैट्यूटरीली फिक्स्ड की जाए और इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के साथ तो मोनोपोली में प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, average fixed cost is equal to total fixed cost divided by marginal cost, average fixed cost is equal to marginal cost plus total variable cost। अब जब हमें फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ऑब्टेन करना है तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना होगा हमारी क्वांटिटी के साथ। अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, if the supply curve of a commodity is positively sloped, a rise in the price of the commodity ceteris paribus results in and is referred to as a decrease in both demand and supply, a decrease in quantity supplied, a decrease in supply, a decrease in demand। अगर किसी कमोडिटी का सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है और जो प्राइसेस है कमोडिटीज़ की वो राइज हो रही है तो ये किस चीज़ में रेफर करता है? तो ये रेफर करता है सप्लाई की डिक्रीज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स ईच ट्राइंग टू गेट इनफ ऑफ द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई हिज वांट्स टेंड टू मूव द इक्विलिब्रियम प्राइस, द मार्केट प्राइस, द कंज्यूमर प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर बायर्स में कंपटीशन हो जाए अगर और वो ट्राई करे कि वो जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो उससे उनकी जो वांट्स है उसकी जो नीड्स है वो इनफली सेटिस्फाई हो जाए तो ये चीज़ किस चीज़ को टेंड करती है? तो ये चीज़ टेंड करती है मार्केट प्राइस को, साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइस को और इक्विलिब्रियम प्राइस को भी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the consumer will be maximizing his utility if he allocated his money income so that elasticity of demand is the same for all purchased products. The marginal utility from the last rupee spent on each purchased product is the same. The marginal utility of the last unit of each product consumed is equal. Total utility gained from each product consumed is the same. अब कंज्यूमर अगर उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है और वो एलोकेट कर रहा है उसकी मनी इनकम को तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है लास्ट रुपी स्पेंड की और ईच परचेस प्रोडक्ट पर सेम हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स टू हिज एवरेज यूटिलिटी, marginal utility, total utility, does not have any relation to any of these। अब जब भी कंज्यूमर विलिंग होता है पे करने के लिए कमोडिटी की प्राइस को इक्वल टू हिज उसकी इनकम के हिसाब से कंज्यूमर सोचता है कि उसकी कमोडिटी पर कितना स्पेंड करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस कोई भी करेक्ट नहीं है इसके रिलेशन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the leading firms is in industry combine to pursue a common policy in their interest but retain their separate identities
Such combination is generally known as joint stock company, cartel, trust, holding company. अब जो लीडिंग फर्म्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो एक कॉमन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए कंबाइन करते हैं और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है उसमें। लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट आइडेंटिटी का वो रिटेन करते हैं उसे भी, यानी कि उनकी सेपरेट आइडेंटिटी कायम रहती है और इस कॉम्बिनेशन को हम कार्टेल के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, at the shutdown point, the total losses of the firm equal to total fixed cost, total revenue is equal to total variable cost, prices is equal to average variable cost, all of the above. अब जब भी बिजनेस शटडाउन पॉइंट पर हो तो उस टाइम पे प्राइसेस जो होते हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं, टोटल रेवेन्यू जो होती है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाती है और जो टोटल लॉसेस होते हैं हमारे फर्म के वो इक्वल हो जाते हैं हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर। सो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन वे द गवर्नमेंट कैन इंड्यूस अ मोनोपोलिस्ट to expand his output is by imposing a price floor that makes the monopolist raise his price, a price ceiling that makes the monopolist lower his price, a specific tax on the monopolist's output, a heavy tax on monopolist's profit. अब गवर्नमेंट का एक वे होता है जिसमें मोनोपोलिस्ट अगर उसके आउटपुट को एक्सपांड कर दे तो उसको इंड्यूस करने के लिए ये इम्पोज किया जाता है। तो वो जो वे है वो होता है कि प्राइस सीलिंग कर देता है गवर्नमेंट और मोनोपोलिस्ट को कंपल्शन दे देता है उसकी प्राइसेस को लोअर करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, the budget line on an indifference map moves to a parallel position to the right, a parallel position to the origin, a parallel position to the left, none of the above. अब जब कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो अगर इंडिफरेंस मैप की बजट लाइन पर बढ़ जाती है तो एक पैरेलल पोजीशन आ जाती है हमारी राइट पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायलैटरल मोनोपोली मीन्स a monopoly seller buying his input from many suppliers, two rival buyers only, two rival sellers only, a monopolist facing a monopolist. अब बायलैटरल मोनोपोली किसे कहते हैं? तो बायलैटरल मोनोपोली में एक मोनोपोलिस्ट दूसरे मोनोपोलिस्ट को फेस करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द प्योर मोनोपोलिस्ट इज where marginal revenue is equal to marginal cost, prices is less than average cost, marginal revenue is less than marginal cost, marginal revenue is greater than marginal cost. अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट प्योर मोनोपोलिस्ट में तब आता है जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the LAC curve is tangent to the lowest point of SAC curves when the LAC curve is rising, falling, at its minimum, none of these. अब शॉर्ट एवरेज कर्व होता है और लॉन्ग रन एवरेज कर्व जो होते हैं उनमें जब LAC कर्व जो टेंजेंट हो जाता है लोएस्ट पॉइंट पर SAC कर्व को, तो LAC कर्व जो होता है वो उस टाइम पर मिनिमम पर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वॉज फाइनलाइज्ड बाय AC Pigou, अल्फ्रेड मार्शल, JS मिल, JR हिक्स। मार्जिनल यूटिलिटी का जो अप्रोच है वो दिया था हमें अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एवरेज कॉस्ट इज कवरिंग ओनली प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एट अ मिनिमम, एट अ मैक्सिमम, कवरिंग वेजेस एंड सैलरीज ओनली। अब जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो फर्म्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन अ मोनोपोलिस्ट्स प्राइस विल अफेक्ट हिज इक्विलिब्रियम आउटपुट ओनली,
एवरेज रेवेन्यू इन द शॉर्ट रन ओनली, प्रॉफिट्स ओनली, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्रॉफिट्स। अब जब इम्पोजिशन दिया जाता है मोनोपोलिस्ट को और सीलिंग लाया जाता है उनकी प्राइसेस पर, तो ये अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्रॉफिट्स दोनों को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म इज द प्राइस गिवर and the industry the price taker. Firm is the price taker and industry the price giver. Both are the price takers, none of these. अब जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस गिवर होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our second series of multiple choice questions of economics here. I have also discussed the first series and I have given a link of first series in the description box. If you want to study the first series, go through the link in the description box. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Friends, we will meet soon in our next series of our economics MCQ type questions. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.